हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। कि कैसे जो है यूरोपियंस लोग भारत में आए और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने भारत में अपना राज स्टार्ट कर दिया। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं कि भारत में यूरोपियंस जो है वो क्यों आए, ठीक है। तो जब यूरोपियंस जो थे पहले से ही भारत के साथ ट्रेड कर रहे थे, बट वो लैंड रूट के साथ ट्रेड कर रहे थे और उनको मिडिल मैन जैसे अरब टर्क्स के साथ डील करना पड़ता था। अब जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य का जो विस्तार हुआ तो उनको जो है वो रूट जो है कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने लगा, जिसके कारण वो लोग चाहते थे कि कैसे भी भारत के साथ डायरेक्ट रूट स्थापित हो सके। क्योंकि भारत जो था उस टाइम में स्पाइसेस में यू नो जो है, उसके बाद कॉटन के प्रोडक्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड था भारत का। भारत के जो है प्रीशियस मटेरियल जो है वो यूरोपियंस में काफ़ी हाई क्लास यूरोपियंस में काफ़ी वैल्यूबल थी। तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट रूट्स को ही मिले। तो इस कड़ी में जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाल ने जो है स्टार्ट किया। उन पहला जो यूरोपियंस जो सी रूट के साथ भारत आए उनका नाम जो है वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट में पहुंचा। कालीकट के जो उस टाइम के राजा थे वो जमोरिन थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया उनको। और जब वो वहाँ लौटे अपने राज्य अपने देश, तो कहा जाता है कि करीब करीब जो है जो सामान यहाँ से ले गए वास्को डी गामा, उससे उनको करीब करीब 200 गुना 100-200 गुना फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट। तो धीरे धीरे जो है पुर्तगाल जो है सबसे पहले जो है ब्रिटिश जो पुर्तगाल जो है सबसे पहला यूरोपियन पावर जो है जो भारत में जो है कॉमर्शियल इंटरेस्ट के साथ आया और धीरे धीरे जो है अपना जो है लाइक फैक्ट्री स्थापित किया और धीरे धीरे जो है अपना जो है इन्फ्लुएंस और साथ ही साथ जो है लाइक आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे आ गया। और समझो कुछ राज्यों पर जैसे उसने कुछ लाइक पौंडुचेरी एंड लाइक मालाबार कोस्ट के कुछ जो है राज्यों पर अपना इन्फ्लुएंस एंड पावर स्थापित कर लिया। बाद में उसके बाद जो दूसरा जो यूरोपियन पावर आया वो है डच, जिसको नीदरलैंड कहते हैं। जो उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में बना, बट वो ज़्यादा दिन तक इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस नहीं रख पाया, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो कॉमर्शियल ज़्यादा था, टेरिटोरियल पावर वो ज़्यादा नहीं बनना चाहता था। उसका जो मेन पर्पस प्रॉफिट था, तो उसने इंडोनेशिया को चुना और भारत से बहुत ही जल्दी चला गया। उसके बाद थर्ड जो यूरोपियन पावर जो इंग्लिश आए यानी इंग्लैंड, वो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उनको राइट मिला क्वीन एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथ वन के द्वारा कि आप 15 साल तक जो है ईस्ट यानी कि भारत के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आए, ठीक है। तो इसमें जो है भारत वो धीरे धीरे जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है बनाते चले गए भारत में। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर आया वो है फ्रेंच, जो कि 1664 में आया। उसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है भारत में जो है ये भी चाहते थे कि भारत में अपना राज्य स्थापित कर सके। तो मेन जो राइवल जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस में था कि कौन भारत में अपना राज्य स्थापित कर पाया, ठीक है, पाए। जब फ्रेंच और इंग्लैंड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, तो उन लोगों के बीच जो है लड़ाई होती रही। पहला जो है युद्ध जो हुआ वो फर्स्ट कार्नेटिक वार के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको 1740 से 1748 के बीच में है। दूसरा कार्नेटिक वार जो है 1748 टू 54 में हुआ था। कार्नेटिक का मतलब ये होता है, कार्नेटिक जो है ब्रिटिश लोग जो है कोरोमंडल कोस्ट को बोलते थे, तो इसीलिए जो वार का नाम कार्नेटिक वार्स बोला गया, क्योंकि उस एरिया में युद्ध हुआ था। थर्ड और फाइनल जो सबसे जो डिसिसिव कार्नेटिक वार हुआ तो 1758 से 63 में हुआ था, जिसमें जो है इंग्लिश ने पूरी तरह से अपना जो है फ्रेंच को हरा दिया था और फ्रेंच फिर उसके बाद जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रख पाया भारत में। और लास्ट जो एक और जो यूरोपियन पावर जो है जिसने ट्राई किया भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, वो था डेनमार्क। 1616 में उसकी कंपनी बनी थी और वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। वो उसके खुद बैंकरप्सी के कारण जो है 1845 में जो है उसने जो अपनी फैक्ट्रीज़ को इंग्लैंड के साथ बेच के चला गया यहाँ से। तो हम आज बात करेंगे कि क्यों जो है ब्रिटेन जो है जितने भी यूरोपियन पावर्स थे सब भारत में आए, सब चाहते थे कि अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करें।
साम्राज्य स्थापित करे। लेकिन आखिर ऐसा इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड जीत गया और बाकी जितने फ्रेंच जो उसके आर्च राइवल हुआ करते थे एक समय में, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाए। तो क्या कारण रहा जो फ्रेंच जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अदर यूरोपियन पावर, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे नीदरलैंड हो, कोई उसके सामने नहीं टिक पाया। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो रीजन्स हैं फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेल्योर्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो सबसे उसमें पहला है कि नेचर ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी। नेचर ऑफ ट्रेडिंग ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी क्या है कि जो सबसे लाइक ब्रिटिश जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी था। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी का मतलब जो है शेयर होल्डर्स थे उसमें, जो कि उस पर जो है निगरानी रखते थे और उसको जो है लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि यार उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे किसी भी चीज़ के लिए। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी। एज़ कम्पेयर टू दैट जो है फ्रेंच कंपनी जो है लाइक वो स्टेट ऑन्ड थी, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी। लाइक डिले होता था डिसीजन मेकिंग में, तो जिसके कारण जो है फ्रेंच जो है कहीं ना कहीं पिछड़ गया इंग्लैंड के सामने। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों जो है इंग्लैंड आगे आप जीत पाया। दूसरा है कि नेवल सुपीरियरिटी। जो ब्रिटेन जो था वो उस टाइम में जो है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ऑल अपने नेवल पावर को इतना इम्प्रूव कर लिया था। उसने स्पेनिश आर्माडा को हरा चुका था। इवन उसने पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले नेवल सुपीरियर माना जाता था, उससे भी अपने फ्लीट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो नेवल सुपीरियरिटी थी वो उसके फ़ायदे में आई, जिसके कारण वो जो है भारत को जो है सब्जुगेट कर पाया, राइट। थर्ड जो कारण था वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो ब्रिटेन जो था, जैसे ही इनिशियल जब 18th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया, उसके बाद ही फ्रांस और अदर जो यूरोपियंस में आए। तो जो जिसके कारण जैसे कि स्टीम इंजन बना, लाइक डिफरेंट मशीन्स के कारण जो है प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो गया। लाइक जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके पास जो है संपत्ति और बढ़ने लगी, है ना। उसका जो सामान जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फैलने लगा। तो कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण टेक्नोलॉजिकली वो काफ़ी जो है सुपीरियर हो गया अदर कंट्री से, अदर यूरोपियन पावर से, जिसके कारण उसका इन्फ्लुएंस और वो जो है आसानी से भारत को सब्जुगेट कर पाया। चौथा जो है वो रीजन है मिलिट्री स्किल एंड सुपीरियरिटी। जो भी मिलिट्री रूलर्स आए, जो भी गवर्नर्स आए इंग्लैंड के, वो काफ़ी मिलिट्रीली डिसिप्लिन थे, सुपीरियर थे। चाहे उस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव आए, है ना, और भी जो बड़े बड़े आए, सभी जो है वो काफ़ी वेल ट्रेन थे, डिसिप्लिन थे, है ना। तो उनके अंदर एक जील थी कि यार देश के लिए करना है, देश को जो है ब्रिटेन को जो है इस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड में, है ना। दे हैड द जील टू कन्क्वेयर द वर्ल्ड। उस टाइप का जील था उसको अंदर, जिसके कारण वो फ्रेंच के को भी हरा पाया, अदर यूरोपियन पावर्स को भी हरा पाया, ठीक है। उसके बाद था एक स्टेबल गवर्नमेंट। हमेशा जो है अदर यूरोपियन कंट्री में जो है रिवॉल्यूशन होता रहा 16, 17, 18 सेंचुरीज़ में, लेकिन ब्रिटेन जो है ऑलमोस्ट पीसफुल रहा हमेशा, है ना। जिसके कारण उसको इंटरनल प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करने पाए, तभी वो जो है विश्व पर जो है राज कर पाया। तो एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 में, उसको छोड़ के बाकी हमेशा जो है पीसफुल रहा, जिसके कारण वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना ध्यान केंद्रित कर पाया वर्ल्ड पर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में। तो एक ये रीज़न है ब्रिटेन के सक्सेस का वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद है लेसर जील फॉर रिलीजन। जितने भी अदर यूरोपियन पावर भारत में आए, वो कमर्शियल इंटरेस्ट तो था ही उनका, लेकिन साथ साथ जो है रिलीजियस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उनका। जैसे पुर्तगाल जब भारत में आए तो वो कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देते थे। वो चाहते थे कि भारत भी जो क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन देश बन जाए। उन्होंने इनक्विजिशन ऑफ गोवा स्टार्ट किया, मुगल को भी उसने जो है ट्राई किया कि क्रिश्चियन बनाने की। तो जितने भी अदर यूरोपियंस भारत में आया ना, वो चाहता था कि भारत को भी क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दे। उसके पास रिलीजियस जील ज़्यादा था अदर यूरोपियन पावर्स के पास, लेकिन ब्रिटेन जो है अपने हमेशा जो है वो कमर्शियल इंटरेस्ट को अपने ऊपर रखा, है ना। कमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, फ़ायदे की बात की, और जो है जिसके कारण जो सब्जुगेट जो भी इंडियंस थे वो लेसर ऑप्रेस्ड फील कर पाते थे एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियंस। क्योंकि इंडियंस जो है ना रिलीजियसली बहुत ही सेंटिमेंटल लोग हैं, उनको जब रिलीजन पे धक्का आता है तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लेसर रिलीजियस चील जो है फॉर रिलीजन इंग्लैंड के फ़ायदे में आए यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट है कि यूज ऑफ डेप्ट मार्केट। किसी भी बड़ी चीज़ के लिए ना
हमेशा जो है फंड की ज़रूरत होती है, फंड और यानी मनी। विदाउट मनी यू कैन नॉट सक्सेस ऑन बिगर एम्स, बिगर इन लाइफ, यू नो। सो मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एडवेंचर। तो ब्रिटेन जो था हमेशा जो है अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, उसने डेप्ट मार्केट का यूज़ किया। पहली बार उसने से अपना जो है डेप्ट मार्केट का यूज़ कर सिक्योरिटीज़ इश्यू किए कि हमें इतना पैसा दीजिए। उन्होंने बिजनेसमैन को बताया, अगर इंग्लैंड फिर जीतेगा तो फिर उसको रिटर्न दे देता था, हायर रिटर्न देता था। तो कहीं ना कहीं उसके पास फंड का फ्लो हमेशा आता था, जबकि फ्रेंच जो थे वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं फंड का क्रंच हो गया अदर यूरोपियन पावर्स के पास। लेकिन हमेशा जो है इंग्लैंड जो है फंड का क्रंच कभी नहीं आने दिया। इन सब कारणों से जो है इंग्लैंड जो है हमेशा जो है अदर यूरोपियन पावर्स के साथ जो है जीत पाया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमें बताता है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे इंग्लैंड जो सक्सेस हुआ इंडिया में, उसने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, उसका डिसिप्लिन मिलिट्री था, है ना। उसने जो है वो उसका जो कंपनी था वो जो मोर एफिशिएंट था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकली उसने अपने आप को सुपीरियर अदर यूरोपियन पावर्स के साथ किया। ठीक है, उसके पास मिलिट्री स्किल था, स्टेबल गवर्नमेंट था एट होम। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमेशा किसी भी कंट्री के लिए, अगर कोई कंट्री अगर ऊपर उठना चाहता है तो इन सब चीज़ों को जो है अपनाना पड़ेगा। सो आज के लिए सर थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन and have a nice day. If you like the video, and please like and subscribe it. Thank you.